राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 8th का, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम जानेंगे कि क्रॉप्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और फाइनली वो क्रॉप्स प्रोड्यूस होकर हम तक कैसे पहुंचाई जाती है, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। और सबसे पहले जानते हैं कि क्रॉप होता क्या है। Plants of the same kind are cultivated on a large scale is a crop। यानी एक ही जैसे प्लांट को लार्ज स्केल में एक एरिया में ग्रो किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्रॉप। 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती हैं, खारिफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। अब खारिफ क्रॉप क्या होती है, रबी क्रॉप क्या होती है, इनके बारे में हम जानते हैं। खारिफ क्रॉप ग्रो इन द रेनी सीजन। जो क्रॉप हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं उसे हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप। रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। रेनी सीज़न इंडिया में कब से कब तक होता है, जून से सितंबर तक। और इसमें हम कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ठीक है, अब हम समझते हैं राबी क्रॉप क्या होता है। राबी क्रॉप क्या होता है, ग्रो इन द विंटर सीजन। जो क्रॉप को हम विंटर सीजन में ग्रो कर सकते हैं, यानी कि सर्दियों में ग्रो कर सकते हैं, उसे बोलते हैं राबी क्रॉप। विंटर सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इंडिया में जो विंटर सीजन होता है जनरली अक्टूबर से लेके मार्च तक होता है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, वीट होता है, ग्राम होता है, पी होता है, मस्टर्ड होता है। ये जो क्रॉप होती हैं इनको हम विंटर सीजन में उगा सकते हैं, और जो खारिफ क्रॉप होती हैं उनको हम रेनी सीजन में उगाते हैं। तो इन दोनों में आप डिफरेंस भी लिख सकते हो खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप में, कि खारिफ क्रॉप जो होती हैं वो रेनी सीजन में ग्रो होती हैं और राबी क्रॉप जो होती हैं वो विंटर सीजन में ग्रो होती हैं। और इसके जो एग्जांपल होते हैं खारिफ क्रॉप के वो होते हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। और राबी क्रॉप के एग्जांपल होते हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एसेट्रा। ओके, तो ऐसे आप डिफरेंस भी लिख सकते हो खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप में। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि जब हम किसी क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसकी प्रिपरेशन क्या क्या होती है स्टार्टिंग टू एंड, कि कैसे हम ग्रो करते हैं क्रॉप को, उसके बारे में स्टेप दे रखे हैं 7, जिसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हम स्टेप जान लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड है सोइंग, फिर थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर फोर्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, फिफ्थ है इरिगेशन, सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग और 7 है स्टोरेज। तो ये हैं इसके स्टेप जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो हमारा चल रहा है क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हमने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने पढ़ा था कि क्रॉप क्या होता है और टाइप्स क्या होते हैं क्रॉप्स के, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें कुछ स्टेप्स हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम आज 4 तक करेंगे, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स तक। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, जब हम खेती करना स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो सॉइल को लूज़ करते हैं, उसको ढीला करते हैं थोड़ा, ताकि उसमें सीड अच्छे से ग्रो कर सकें, हम उसमें सीड को अच्छे से सोइंग कर सकें। लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स। जब हम सॉइल को लूज़ कर देते हैं तो उसमें बहुत सारे अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं। अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स का ग्रो होना फार्मर्स के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि जो इनका एक्सक्रीटा होता है वो एग्रीकल्चर के लिए मैन्योर का काम करता है। तो इससे जो खेती होती है वो अच्छी होती है और सॉइल भी अच्छे से लूजन हो जाती है। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़
कॉल्ड टिलिंग, लेवलिंग द फील्ड फॉर इरिगेशन, यानी कि सॉइल को लूज़ करना और लेवल करना, इसको हम बोलते हैं टिलिंग। और प्लाउइंग, ठीक है, इसको हम दो मेथड से करते हैं, एक मैनुअली और एक मशीन्स के द्वारा। तो मैं इमेज दिखाती हूँ आपको कि कैसे। ये है हमारा डायग्राम जिसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी की तैयारी मैनुअली हो रही है। इसमें 2 बैल का यूज़ करा जा रहा है और इंसान। इसमें बहुत मेहनत लगती थी, अब मशीन्स के द्वारा किया जाता है। ऐसी इसके द्वारा काम बहुत आसान हो गया है और जल्दी भी हो जाता है। ये मशीन ट्रैक्टर में लगाई जाती है और यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट है हमारा सोइंग। सोइंग का मतलब होता है सीड को खेत में डालना, ठीक है। अब हमारी मिट्टी लूजन हो गई, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा सोइंग। सोइंग करने के लिए फार्मर 2 चीज़ें देखता है, गुड क्वालिटी सीड्स और हेल्दी सीड्स। अब इसके लिए एक एक्टिविटी होती है जिससे वो पता लगाता है कि ये जो सीड हैं वो गुड क्वालिटी हैं या नहीं। वो एक बीकर लेगा, उसमें पानी डालेगा और उसमें कुछ सीड्स डाल देगा। जो सीड्स ऊपर तैरेंगे मीन्स कि वो होलो हैं और वो ख़राब हैं, तो वो सीड्स नहीं यूज़ करेगा वो एग्रीकल्चर के लिए। और जो सीड्स नीचे बैठ जाएंगे मीन्स कि वो अच्छे सीड हैं, तो उन सीड्स को वो अपनी खेती के लिए यूज़ करेगा। तो इससे वो पता लगाता है कि सीड गुड क्वालिटी के हैं या नहीं और हेल्दी हैं या नहीं। इस सीड को सोइंग करने के लिए यानी कि सोइंग मेथड के लिए 2 चीज़ों का यूज़ किया जाता है, अगेन मैनुअली और मशीन्स के द्वारा। तो वो कैसी मशीन्स होती हैं, मैनुअली कैसे यूज़ करते हैं, वो हम देखते हैं इमेजेस। ये है मैनुअली सोइंग। इसमें 2 बैलों का यूज़ करा जाता है और पीछे एक फनल लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसके अंदर हम सीड डालते जाते हैं और वो लैंड के अंदर जाता जाता है। इसके एंड पर इसके जो एंड्स होते हैं वो शार्प होते हैं ताकि जो सीड्स है वो अंदर तक चला जाए। बट इसमें फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फिज़िकली मेहनत करनी पड़ती थी, इसलिए अब मशीन्स का यूज़ करने लग गए हैं। तो वो मशीन्स का नाम है सीड ड्रिल, जो ऐसी दिखती है, ऐसे। ये सही भी रहती है, इसमें मेहनत भी कम लगती है और जो सीड्स होते हैं वो अच्छी तरह से अंदर तक चले जाते हैं ताकि जो चिड़िया वगैरह होती हैं वो लेके भी नहीं जा पाती हैं इसमें से सीड्स को निकाल कर, और अच्छे से ग्रो हो जाते हैं सीड्स। इसलिए अब सीड ड्रिल ज़्यादा यूज़ करी जाती है। आई होप कि आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोइंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। मैन्योर फर्टिलाइज़र प्लांट्स में इसलिए डाले जाते हैं यानी कि सॉइल में इसलिए डाले जाते हैं ताकि जो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो, उन्हें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके। मैन्योर इज़ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो मैन्योर होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज, जो कि प्लांट और एनिमल के वेस्टेज से बनते हैं, उनको डिकम्पोज करके बनते हैं। जो मैन्योर फर्टिलाइज़र होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, पहले ये समझ लेते हैं। जो मैन्योर होता है वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जो कि प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज करने के बाद मिलता है। और जो फर्टिलाइज़र होता है वो स्पेसिफिक चीज़ के लिए आर्टिफिशियली बनाया जाता है, ये हमको नेचुरली नहीं मिलता है। जो फर्टिलाइज़र होता है वो एक केमिकल होता है जो कि हमारी क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं होता। मैन्योर ही हमें ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए। और जो फर्टिलाइज़र है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है और जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। मैन्योर का बस एक ही डिसएडवांटेज होता है कि ये एक स्पेसिफिक रिच न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, यानी कि इसमें एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं होता जो कि अगर हमारे प्लांट में जैसे नाइट्रोजन की कमी आ जाए तो हम मैन्योर डाल देंगे तो नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। वो सिर्फ फर्टिलाइज़र से ही पूरी होगी क्योंकि फर्टिलाइज़र एक स्पेसिफिक होता है। फर्टिलाइज़र आर केमिकल्स, जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, इसीलिए तो ये नुकसान करते हैं हमारे प्लांट्स को, इसलिए ये हमको कम यूज़ करने चाहिए। बट रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, बट इनमें जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होता है वो अच्छी मात्रा में होता है। एग्जाम्पल के लिए फर्टिलाइज़र कौन कौन से होते हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश और भी होते हैं बहुत सारे। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। ज़्यादा यूज़ फर्टिलाइज़र का सॉइल को
फर्टाइल कर देता है, यानी कि उसमें ग्रोथ नहीं रहती अच्छी, वो अच्छे से क्रॉप को ग्रो नहीं कर पाती है। इसलिए हमको फर्टिलाइज़र का कम यूज़ करना चाहिए, मैन्योर का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ये कुछ एडवांटेज है मैन्योर की, कि मैन्योर आपको क्यों यूज़ करना चाहिए। इट एक्सचेंज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो अच्छी कर देता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम इजीली। ये सॉइल को पोरस बना देता है, जिससे जो गैसेस होती हैं वो इजीली एक्सचेंज हो जाती हैं। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं मैन्योर डालने से। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये जो सॉइल का टेक्सचर जो है वो इम्प्रूव कर देती है। आज के लिए इतना ही। हम आज 4 टॉपिक भी करने वाले थे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, बट वो जो है आपको इरिगेशन के बाद समझ में आएगा, तो इसके लिए हम उसे कल के क्लास में करेंगे। इसलिए आज हमने 3 ही टॉपिक करे हैं, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई हो। थैंक यू। इरिगेशन क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में इरिगेशन होता है क्रॉप प्लांट्स को वाटर देना। उसकी प्रोसेस, यानी कि कैसे हम क्रॉप्स को वाटर देते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं वाटर देने के, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। बिना वाटर के क्रॉप ग्रो नहीं कर सकता। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाई रूट्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, न्यूट्रिएंट्स dissolved in water are transported, supply of water to crops at regular intervals. In summer the frequency of watering is higher. वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स में, और जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तभी सीड का जर्मिनेशन होगा। न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। वाटर का सप्लाई जो होता है वो रेगुलर वे में होना चाहिए। समर में प्लांट्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है वाटर की। पढ़ते हैं सोर्स कौन कौन से होते हैं इरिगेशन के। सोर्स होते हैं इरिगेशन के वेल्स, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स। इन्हीं से वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी होती है क्रॉप प्लांट्स की। जो पहले लोग इरिगेशन करते थे तो वो कैसे करते थे, उसी के ट्रेडिशनल वेज लिखे हुए हैं, जैसे मोट, चैन पंप, ढेकली, राहत। इनको इमेज से समझते हैं कि ये होता क्या है। ये फर्स्ट है हमारा मोट, इसमें कुएं से पानी निकालते हैं और बस डालते हैं, ये सिंपल सा है मैनुअली। सेकंड है हमारा चैन पंप, इसमें एक लॉन्ग चैन होती है और बहुत सारे सर्कुलर डिस्क होते हैं जिसमें पानी भर जाता है, फिर उसे खेतों में डाल दिया जाता है। थर्ड है हमारा ढेकली, इसमें रस्सी के थ्रू पानी को कंटेनर में निकाला जाता है। बहुत सारे कंटेनर को फिल कर लिया जाता है और एक साथ एग्रीकल्चर लैंड पर डाल दिया जाता है। ये सारे ट्रेडिशनल इरिगेशन वेज हैं। और अब हमारे फोर्थ है राहत, इसमें एक स्फेरिकल बील होता है, उससे एंड पर छोटी छोटी बकेट अटैच्ड होती हैं। जब ये व्हील घूमता है तो उसमें बकेट में पानी भर जाता है और वो फील्ड में फैल जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। हमने ट्रेडिशनल मेथड पढ़ चुके हैं इरिगेशन के, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड कौन से होते हैं इरिगेशन के। एक होता है पहला स्प्रिंकल सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक परपेंडिकुलर पाइप होता है, उसमें नोजल्स लगे हुए होते हैं बहुत सारे, जो कि पानी को स्प्रिंकल करते हैं पूरे फील्ड में। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे सारे खेत में स्प्रिंकल्स हो जाएगा। ठीक है, इमेज से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि स्प्रिंकल सिस्टम होता कैसा है, कैसा दिखाई देता है। ये है इमेज स्प्रिंकल सिस्टम की। इसमें देखो एक परपेंडिकुलर पाइप है, नोजल्स लगे हुए हैं, ये पूरे फील्ड पर पानी स्प्रिंकल कर रहा है। बट इसका एक ड्रॉबैक है कि ये लीव्स पर भी पानी डाल देता है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है पानी की रिक्वायरमेंट सिर्फ रूट पर होती है। इसलिए सबसे अच्छा मेथड है ड्रिप मेथड। ये है ड्रिप मेथड, ये एक रॉड जैसी होती है, इससे डायरेक्ट सॉइल में वाटर पहुंचता है और ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता है पानी का। इससे रिक्वायरमेंट अच्छे से पूरी होती है पानी की क्रॉप प्लांट्स को, इसलिए ज़्यादातर अब ये ड्रिप मेथड ही यूज़ किया जाता है। ये हमारा ड्रिप मेथड है। वाटर फॉल्स डायरेक्टली नियर द रूट्स, वाटर डायरेक्टली रूट्स में जाता है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, वाटर का वेस्टेज नहीं होता है।
अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि वीड्स क्या होता है। वीड्स होता है अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, वो प्लांट्स जो कि हमारे क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं बट उसकी रिक्वायरमेंट हमको नहीं होती है, तो इनको हमें निकालना होता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ वीडिंग। इसी प्रोसेस को, वीड्स को निकालने को बोलते हैं हम वीडिंग। अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, ये जो होते हैं वो क्रॉप पर भी अफेक्ट करते हैं। मैनुअली हम इसे खुरपी से रिमूव कर सकते हैं। मैनुअली रिमूवल ऑफ वीड बाई खुरपी। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई वीडीसाइड। वीड्स को हम वीडीसाइड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब वीडीसाइड क्या होता है? वीडीसाइड होता है वीड्स को किल करने वाले सब्सटेंसेस को बोलते हैं हम वीडीसाइड्स। बहुत सारी स्प्रे आते हैं, दवाइयाँ आती हैं जो कि इसको किल कर देती हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में वीड्स होता क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स होता है अपनी क्रॉप्स को वीड्स से प्रोटेक्ट करना, उसे ही हम बोलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हार्वेस्टिंग क्या होता है। हार्वेस्टिंग क्या होता है? जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो हम उसे काटते हैं। तो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर, उसे ही हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। डन मैनुअली बाई सिकल। अगर हम इसे मैनुअली कर रहे हैं तो हम इसे सिकल से काटते हैं। ठीक है, अभी मैं डायग्राम दिखा दूंगी कि सिकल दिखता कैसा है। वाई अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। अगर हम इसे मशीन के द्वारा कर रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं हार्वेस्टर। ठीक है। ग्रेन सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द साफ। अब ये साफ क्या होता है? जैसे मान लो हमने गेहूं की फसल उगाई तो उसके ऊपर एक छिलका होता है, उसे हम बोलते हैं साफ। तो हम इस छिलके को खाते तो है नहीं, तो हम इसे सेपरेट करते हैं मशीन के द्वारा, तो इसे ही हम बोलते हैं विनोइंग। सेपरेशन को बोलते हैं विनोइंग, और जो उसके ऊपर छिलका होता है उसे बोलते हैं साफ। अगर कोई मशीन दोनों काम कर रही है, यानी कि विनोइंग भी कर रही है और हार्वेस्ट भी कर रही है, यानी कि काट भी रही है और उसे साफ भी कर रही है, यानी कि उसके ऊपर से छिलका भी हटा रही है, तो हम इसे बोलते हैं कंबाइन। तो मैं आपको मशीन भी दिखाती हूँ कि मशीन कैसी दिखती है कंबाइन, और मैं आपको सिकल भी दिखाती हूँ कि सिकल कैसी दिखती है। ये है हमारी सिकल जिससे मैनुअली हार्वेस्टिंग होती है। इसको फार्मर्स अब कम यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है, इस वजह से। ये है कंबाइन मशीन जो कि दोनों काम करती है, फसल भी काटती है और साथ के साथ साफ को भी अलग करती हुई जाती है। तो इसमें मेहनत भी कम लगती है और काम भी जल्दी हो जाता है, इजीली हो जाता है। इस वजह से आजकल यही ज़्यादा यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज कि स्टोरेज क्या होता है। अब है हमारे स्टोरेज। हार्वेस्टिंग हो गई, उसके बाद हम करेंगे स्टोर अपनी क्रॉप को। अटैक्ड बाई इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम स्टोर करते हैं तो रैट्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करते हैं, तो इसके प्रिवेंशन के लिए हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम उन्हें स्टोर करें तो उनको या तो जूट बैग में स्टोर करें। वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक नहीं कर पाते और उनमें मॉइस्चर भी नहीं आने देते। आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि जब हम गेहूं को स्टोर करके रखते हैं तो उनमें कुछ दवाइयाँ डालते हैं, तो वो दवाइयाँ डाली जाती हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पर अटैक नहीं कर पाएँ और उसमें कोई भी कीड़े वगैरह ये सब कुछ हो नहीं। तो इस वजह से स्टोरेज के लिए कुछ दवाइयाँ भी यूज़ करी जाती हैं। नीम लीव्स भी यूज़ करी जाती हैं। नीम लीव्स उसमें मॉइस्चर नहीं आने देती, नीम लीव्स यूज़ करी जाती हैं। कुछ ग्रेनरीज होती हैं जो उनको स्टोर करती हैं। तो स्टोर करने के बहुत सारे साधन होते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रैट्स, इंसेक्ट उन पर अटैक नहीं कर पाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमारा क्लास 8th का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू। राधे राधे, कैसे हो आप लोग? तो हम क्लास 8th का चैप्टर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज़ कॉल्ड। अगर आपने हमारा चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें सबसे पहले यही है कि जब हम सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो लार्ज स्केल पर उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। सेकेंड है हमारा द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज़
डैश ऑफ द सॉइल। हमने कुछ स्टेप पढ़े थे, जब हम किसी भी क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो उसमें फर्स्ट स्टेप कौन सा था हमारा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें सेकंड का आंसर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। थर्ड है हमारा डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ द वाटर। जब किसान खेतों के लिए सीड्स खरीदता है तो वो डैमेज सीड को कैसे देखता है कि ये डैमेज्ड हैं, तो वो क्या करता है, कंटेनर में पानी लेता है, पानी में उन सीड्स को डालता है। तो जो सीड्स डैमेज होते हैं, जो ख़राब होते हैं, वो ऊपर की साइड फ्लोट करते हैं। तो इसका आंसर है फ्लोट। द डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर। डी है हमारा फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं तो हमें सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट चाहिए होती है और वाटर चाहिए होता है और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, जो हमारे सॉइल के लिए एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट का आंसर है क्रॉप, सेकंड का है प्रिपरेशन, थर्ड का है फ्लोट एंड डी में है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, पैडी एंड मेज। सेकंड है रबी क्रॉप के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, वीट, ग्राम एंड पी। थर्ड है केमिकल फर्टिलाइज़र के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर कौन से होते हैं, जो हम ऑर्गेनिकली बनाते हैं उनको, वो होते हैं एनिमल एक्सक्रीटा, प्लांट वेस्टेज, यूरिन, ये सारी चीज़ें वो ऑर्गेनिक मैन्योर में आती हैं। ये जो बुक में है एनसीईआरटी बुक में वो रॉन्ग दे रखे हैं, मैंने सही लिख दिया है। जैसे खारिफ क्रॉप का सही आंसर क्या है वही लिखा हुआ है मेरे इसमें। नेक्स्ट है हमारा, ये हैं राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के बारे में आपको बताना है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, सोइंग क्या होता है, वीडिंग क्या होता है, थ्रेसिंग क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। वैसे इन सब के बारे में हम क्लियरली एक स्टेप्स को अच्छे से समझ चुके हैं। आप चाहो तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, loosening and turning the soil so that the roots of the plant can penetrate deep into the soil। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि खेती के लिए सॉइल को प्रिपेयर करना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी को लूज़ करते हैं ताकि जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएँ रूट सॉइल के अंदर। लूजनिंग ऑफ सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म। जब हम सॉइल को लूज़न करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स ग्रो कर जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग इज़ कॉल्ड टिलिंग। जब हम इसको लूज़ करते हैं सॉइल को तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिलिंग और बोलते हैं प्लगिंग द सॉइल। जब हम सॉइल को लूजन करते हैं तो माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म भी बहुत सारे उसमें ग्रोथ हो जाती है उनकी भी। तो ये ज़रूरी क्यों होते हैं, जो इनके एक्सक्रीटा होते हैं वो हमारी खेती में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, वो मैन्योर का काम करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सोइंग का मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है कि सीड को खेतों में डालना। इट इज़ द प्रोसेस बाई प्लेसिंग द सीड इनटू द सॉइल टू ग्रो द क्रॉप। जो हम क्रॉप को ग्रो करने के लिए सीड्स को खेतों में डालते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोइंग। क्लीन एंड हेल्दी सीड्स विच आर गुड इन क्वालिटी आर चूजन। हम क्रॉप के लिए यूज़ कर रहे हैं सीड्स को, वो क्लीन होने चाहिए और हेल्दी होने चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना है कि वो गुड क्वालिटी के हों, वही हमें चूज़ करने चाहिए। सेलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्रॉप यील्ड। अगर हम अच्छे से सीड को सेलेक्ट करके उसमें डालेंगे तो ये हमारे यील्ड के लिए, क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे हमारी क्रॉप जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं, अच्छी उगती हैं। और अगर आपको इसके डिटेल में समझना है कि सोइंग में हम कौन कौन से मेथड को यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा सोइंग के लिए हम कौन कौन से मेथड को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वीडिंग क्या होता है। अनडिज़ायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड एज वीड्स। कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं तो वो भी ग्रो हो जाते हैं साथ में, तो उन्हें हम बोलते हैं वीड्स। वीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज वीड्स फ्रॉम द फील्ड। इन्हीं वीड्स को रिमूव करने को हम बोलते हैं, इसी प्रोसेस को वीडिंग। There are several methods used by the farmer to remove weeds are
बहुत सारे मेथड हैं जो इनको रिमूव करने के लिए किए जाते हैं। वीड्स कैन बी कंट्रोल यूजिंग वीडीसाइड्स। बहुत सारे वीडीसाइड्स होते हैं जिससे हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं वीड्स को। द केमिकल विच आर मिक्सड विद वाटर एंड आर स्प्रेड इन द फील्ड। केमिकल्स आते हैं बहुत सारे, अगर उन्हें हम पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करें फील्ड में तो भी ये वीड्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं हमारे खेतों में से। वीडीसाइड्स डिस्ट्रॉय द वीड्स बट दे डू नॉट हार्म द क्रॉप। ये वीडीसाइड्स जो होते हैं वो हमारे क्रॉप्स को कोई हार्म नहीं करते हैं, बट जो न्यूट्रिएंट्स और मैन्योर वगैरह हम अपने खेतों में डालते हैं उनको ये यूज़ कर लेते हैं और ग्रो हो जाते हैं। तो जितना भी हमारे प्लांट्स को ज़रूरत होती है उतना उन्हें नहीं मिल पाता, क्योंकि आधा ये यूज़ कर लेते हैं, इस वजह से हमको इन्हें निकालना पड़ता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा वीड्स क्या होते हैं, वीडिंग क्या होते हैं, वीडीसाइड्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम द साफ क्या होता है इसे समझते हैं पहले। जब हम किसी, जैसे मान लो हमने गेहूं का खेत उगाया, ठीक है, तो उसके ऊपर एक ऐसे उसका छिलका जैसा होता है जिसको हम नहीं खाते हैं, सिर्फ सीड्स को खाते हैं, तो हम उसको सेपरेट करते हैं। तो वो जो छिलका सा होता है ऊपर गेहूं के, उसे बोलते हैं साफ। तो थ्रेसिंग क्या प्रोसेस होती है? जब हम सेपरेट करते हैं ग्रेन्स को साफ से, उसे बोलते हैं थ्रेसिंग। इट इज़ डन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। ये प्रोसेस हार्वेस्टिंग के बाद होती है। इट इज़ यूजुअली कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन नोन एज कंबाइन। अब जो होती है हार्वेस्टिंग वो कंबाइन मशीन के द्वारा होती है। कंबाइन मशीन क्या होती है? जो कि साथ साथ थ्रेसर भी करती है और हार्वेस्टर भी करती है, यानी कि साफ को भी अलग करती हुई जाती है और काटती हुई भी जाती है। हार्वेस्ट का मतलब होता है काटना और थ्रेसर का मतलब होता है अलग करना। तो काटती भी जाती है खेतों से और उसको साफ को अलग भी करती हुई जाती है। तो इसीलिए इस मशीन का नाम होता है कंबाइन मशीन, यानी कि दो काम करती है, थ्रेसिंग भी करती है और हार्वेस्टिंग भी करती है। ठीक है। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइज़र आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि फर्टिलाइज़र मैन्योर से डिफरेंट कैसे है। तो फर्स्ट है, फर्टिलाइज़र आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और इनमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे कि हमारे प्लांट्स नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो हम उसे फर्टिलाइज़र देंगे ताकि उसकी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाए। अब सेकंड हमारा, मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशंस ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्टेज। पर मैन्योर जो होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंसेस होता है जो कि डिकम्पोजिशन से बनता है, एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट के वेस्टेज से। तो उसमें कोई केमिकल्स नहीं होते, तो वो हार्मफुल नहीं होता। इस वजह से हमको ज़्यादातर मैन्योर यूज़ करना चाहिए, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना चाहिए। फर्टिलाइज़र आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। मैन्योर इज़ अ ऑर्गेनिक इन नेचर। मैन्योर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। मैंने दो ही डिफरेंसेस लिखे हैं और आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ इरीगेशन। डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। इरीगेशन क्या होता है? इरीगेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सप्लाइड टू द क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स। इरीगेशन का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में पानी देना प्लांट्स को, जो हम क्रॉप उगा रहे हैं उनको पानी देना। तो देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ इरीगेशन सच एज वेल, कैनाल, रिवर, डैम्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। बहुत सारे मेथड होते हैं इरीगेशंस के, वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स, डैम्स, पॉन्ड्स, लेक्स। दो मेथड होते हैं इरिगेशन के जिसके द्वारा हम पानी देते हैं। एक होता है स्प्रिंकल मेथड और एक होता है ड्रिप मेथड। स्प्रिंकल्स मेथड होता है एक ट्यूब सी लगी हुई होती है जिसके द्वारा पानी पूरे फील्ड में स्प्रिंकल होता है, यानी कि छिड़कता है। पर ये जो है वो सही मेथड नहीं है। जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती पानी की वहाँ पर भी वाटर चला जाता है। सबसे अच्छा होता है मेथड ड्रिप मेथड। ड्रिप मेथड जो है डायरेक्ट रूट में पानी पहुँचाता है, इसलिए आजकल ड्रिप मेथड यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट क्लास 8 का कंप्लीट होता है आज विद एक्सरसाइज। थैंक यू।